सोचो, एक ऐसा पत्थर जो देखने में सिर्फ एक पारदर्शी हीरा है, लेकिन उस एक पत्थर की कीमत है हजारों लाशें, सैकड़ों उजड़े हुए घर और लाखों मासूम बच्चों की बर्बाद जिंदगियां। ये कहानी है एक ऐसे हीरे की जिसने अफ्रीका को नरक बना दिया। वह आदमी जिसका नाम सोलोमन है, इत्तेफाकन एक इंटरनेशनल लेवल का गुलाबी हीरा खोद निकालता है। ऐसा पत्थर जिसका साइज और रंग पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। एक गुलाम होने की हैसियत से सोलोमन चाहता था कि वह इस हीरे को अपने पास ही रखे, लेकिन कुछ दिन पहले ही एक साथी मजदूर जिसने सिर्फ चावल के दाने जितना हीरा अपने मुंह में छुपाया था, पकड़ा गया और मौके पर ही गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अब इतना बड़ा हीरा आखिर कहां छुपाया जाए, यही सोचकर सोलोमन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पास लगा पानी का पंप फट जाता है। इस धमाके से सबका ध्यान भट जाता है। सोलोमन फौरन मौके का फायदा उठाता है, थोड़ा झुककर हीरे को अपने पैर की उंगलियों के बीच छुपा लेता है और फिर टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। मगर बदकिस्मती से बागी कमांडर उसकी मशकूक हरकत देख लेता है और तुरंत उसका रास्ता रोक लेता है। खुशकिस्मती से हीरा उसके पैर के तलवे के नीचे छुपा होता है। पूरी तलाशी के बावजूद कुछ भी मशकूक नहीं मिलता, लेकिन जब सोलोमन एक वीरान जगह पर हीरा छुपाने पहुंचता है तो अचानक बंदूक की ठंडी नाल उसके सिर पर रख दी जाती है। साफ पता चलता है कि कमांडर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे ही सोलोमन हीरा देने ही वाला होता है, किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। सरकारी फौज अचानक हमला कर देती है और एक बम उन दोनों के करीब गिरता है। कमांडर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जबकि सोलोमन मौका पाकर वहां से भाग निकलता है। बाद में वह एक सूखे दरख्त के पास जाकर उस गुलाबी हीरे को जमीन में दफन कर देता है, लेकिन उसी वक्त सरकारी फौज उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल पहुंचकर उसकी दोबारा उसी बागी कमांडर से मुलाकात होती है जो मरा नहीं था बल्कि एक आंख से जख्मी हो गया था। वह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इस आदमी के पास एक बेहद कीमती गुलाबी हीरा है और जो भी उसे ढूंढ निकालेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनते ही सब लोग लालच भरी नजरों से सोलोमन को देखने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन सख्ती से इनकार करता है और बेगुनाही साबित करने के लिए अपने कपड़े तक उतार देता है। यह तरीका आम लोगों को तो धोखा दे देता है, मगर डैनी को इस पर जरा भी यकीन नहीं आता। नहीं, डैनी ऐसा आदमी है जो अफ्रीका में पला बढ़ा एक बेरहम ब्लैक मार्केट हीरा स्मगलर है। जहाँ हीरा होता है वहाँ वह जरूर मौजूद होता है। ये पेशा बेहद खतरनाक था, जरा सी गलती जान ले सकती थी, लेकिन अपने तजुर्बे की वजह से डैनी इस काम का माहिर बन चुका था। उसी दिन वह फिर आसानी से हीरों की एक खेप हासिल कर लेता है। पड़ोसी मुल्क ले जाने के लिए वह खुद को मैगजीन रिपोर्टर बताता है और लोकल चरवाहों का इस्तेमाल करता है। हीरों को एक भेड़ की खाल के नीचे सिल दिया जाता है, मगर इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती और पकड़े जाने के करीब वह अपने बॉस कर्नल कर्जी को बुला लेता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी किराए की फौज का सरदार होने के बावजूद मुखालिफ डैनी को सीधे जेल में डाल देते हैं। वहीं उसे पता चलता है कि सोलोमन के पास एक नायाब गुलाबी हीरा है। जमानत पर बाहर आते ही वह हुक्म देता है कि किसी भी कीमत पर सोलोमन को बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह जानता था कि उस हीरे की कीमत कितनी ज्यादा है। यह हीरा उसे सिर्फ अमीर ही नहीं बना सकता था, बल्कि कर्जी के कंट्रोल से आजाद भी कर सकता था। इसके बाद वह होटल लौटता है और खंजर से अपना एक दांत निकालता है जिसके अंदर हीरा छुपा होता है, जिसे वह सिर्फ आखिरी हालत में इस्तेमाल करता है। इसी दौरान उसके साथी सोलोमन को जेल से निकालकर कुछ पैसे देते हैं। सोलोमन उलझन में होता है क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने परिवार को ढूंढने पर होता है। कभी वह एक सादा मछुआरा था जो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। जिंदगी सादा थी मगर महफूज नहीं। उसका बेटा डेल आज्ञाकारी और पढ़ाई में अच्छा था, जो रोज 5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करके स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन जब सोलोमन उसे लेने गया तो अचानक हथियारबंद बागियों ने हमला कर दिया। ये लोग बेहद बेरहम और खूनख्वार थे। गांव में घुसते ही उन्होंने आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। वे लोगों को मारते वक्त पल भर के लिए भी आंख नहीं झपकते थे। उसी अफरातफरी में सोलोमन ने अपनी बीवी और बच्चों को किसी तरह सुरक्षित भगा दिया, मगर खुद वहीं पकड़ा गया। पहले उसे एक बाजू काटने की सजा दी जाने वाली थी, लेकिन दुश्मनों ने देखा कि वह मजबूत और ताकतवर है, तो उसे झाया करना ठीक न समझा। इसलिए उसे बांधकर हीरों की खान में सख्त मजदूरी के लिए भेज दिया गया और यहीं से कहानी दोबारा उसी जगह जुड़ जाती है जहां शुरुआत में दिखाई गई थी। दूसरी तरफ पैसे का लेन देन पूरा करने के बाद डैनी एक बार में जाता है, मगर उसका मकसद ऐश करना नहीं बल्कि मालिक से पिस्तौल मंगवाना होता है। वहीं मैडी की खूबसूरती उसका ध्यान खींच लेती है। शुरुआत में डैनी बस एक लड़की के साथ वक्त बिताना चाहता था, मगर थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चलता है कि वह एक रिपोर्टर है और मैडी भी समझ जाती
जाती है कि डैनी हीरा स्मगलर है। मीडिया से नफरत होने की वजह से डैनी को सख्त झुंझलाहट होती है, मगर मैडी उससे चिपकी रहती है और जोर देती है कि वह खूनी हीरों के कारोबार और उसके पीछे छिपे बड़े स्मगलर के बारे में जानकारी दे। खूबसूरत औरतों को पसंद करने के बावजूद डैनी किसी अजनबी रिपोर्टर को एक लफ्ज भी बताने को तैयार नहीं होता। होटल लौटकर जब वह अपना कमरा उल्टा पुल्टा देखता है तो फौरन समझ जाता है कि उसके साथी ने गुलाबी हीरे की खबर चोरी छुपे कर्नल कटसी तक पहुंचा दी है। हालांकि वह जानता था कि इस आदमी खोर जमीन पर भरोसा सबसे सस्ती चीज है, फिर भी वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। कमरे में घुसने वाला शख्स भी कुछ न मिलने पर सामने आ जाता है। बाहर से दोनों एक ही तरफ के लगते हैं और आम लहजे में बात करते हैं, मगर दिलों में नीयतें अलग अलग होती हैं। डैनी फैसला करता है कि वह कर्नल से मिलकर सच सामने रखेगा और अपने दिल का गुस्सा निकालेगा। थोड़ी देर बाद उसे कर्नल की हवेली में चाय पर बुलाया जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा किराए का फौजी सरदार होने के नाते वह हीरों का कारोबार भी करता था और सरकार के लिए बागियों को कुचलने का काम भी, और इस तरह जंग से बेहिसाब दौलत कमा चुका था। ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसे की पूजा करता हो और सबको हकीर समझता हो, भला नायाब गुलाबी हीरे को कैसे छोड़ सकता था। इसीलिए वह सख्त हुक्म देता है कि डैनी हर हाल में वह हीरा ला कर दे, क्योंकि तब उसके सारे पुराने कर्ज माफ हो जाएंगे। साथ ही वह डैनी की यह ख्वाहिश भी अच्छी तरह जानता था कि वह अफ्रीका छोड़ना चाहता है। उसने जमीन से सुर्ख मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर कहा, यही तुम्हारा घर है, तुम कभी अफ्रीका से बाहर नहीं जा सकते। बचपन से कर्नल के साथ रहने वाला डैनी उसकी दरिंदगी और तौर तरीकों को समझता था, इसलिए वह अपना गुस्सा दबाकर सोलोमन के मामले पर ध्यान देने लगता है। मगर सोलोमन किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं होता और जोर देकर कहता रहता है कि उसने कभी कोई बड़ा गुलाबी हीरा नहीं देखा। मजबूर होकर डैनी वक्त काटने की तरकीब अपनाता है और शाम को फिर बार पहुंच जाता है, जहां मालिक उसे मांगी हुई पिस्तौल देता है और साथ ही खबर भी कि बागी कल यहां हमला करने वाले हैं और जान बचाने के लिए जल्दी निकल जाना बेहतर है। उसी वक्त डैनी की दोबारा मैडी से मुलाकात होती है। पिछली कड़वाहट के बावजूद इस बार वे ऐसे लिपट जाते हैं जैसे बरसों के बिछड़े आशिक हों। हालांकि एक सिर्फ जिस्मानी चाह रखता था और दूसरी को सिर्फ स्मगलिंग की जानकारी चाहिए थी। इस धुंधली फिजा के बावजूद दोनों एक दूसरे के जाल में पूरी तरह नहीं फंसते। सब्र खोकर मैडी सीधे कहती है कि वह ऐसे कई लोगों से मिल चुकी है जो पैसों के लिए इंसानी जान की कोई कदर नहीं करते। डैनी भी झल्ला जाता है, लेकिन जब वह शराब पीने जाता है तो मैडी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तब डैनी भी सख्त लहजे में कहता है, तुम खुद को बहुत नेक समझती हो, क्या तुम अफ्रीका बदल सकती हो? सच्चाई ये है कि तुम भी खूनी हीरों के कारोबार का ही हिस्सा हो। अगर तुम जैसी अमरीकी लड़कियां हमेशा परियों जैसी शादी और चमकते पत्थर का ख्वाब न देखती तो ये हीरे इतने कीमती न होते और कोई भी इन्हें स्मगल करने के लिए इतनी हद तक न जाता। इस पर मैडी जवाब देती है कि हर अमरीकी लड़की परियों जैसी शादी नहीं चाहती, ठीक वैसे ही जैसे हर अफ्रीकी एक दूसरे को मारकर नहीं जीता। हकीकत ये है कि हर दिन लोग अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन साफ जाहिर है कि उनमें से कोई काम तुम नहीं करते। यूं दोनों एक बार फिर तल्ख अंदाज में जुदा हो जाते हैं। अगले दिन वास्तव में विद्रोही शहर में घुस चुके थे और पूरा इलाका युद्ध की आग में जलने वाला था। डैनी ने मौका देखकर सोलोमन को ढूंढा और उसे सहयोग के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि उस समय गुलाबी हीरा एक जानलेवा बोझ बन चुका था। सोलोमन के पास उसे बेचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह अब भी सिर्फ अपने परिवार को ढूंढने पर ही ध्यान दिए हुए था। यह देखकर डैनी ने तुरंत कहा कि मेरे बिना तुम्हारी किस्मत बदलने और अपनी बीवी बच्चों को ढूंढने की संभावना और भी कम हो जाएगी। इसी दौरान दोनों की तीखी बहस चल रही थी कि विद्रोहियों ने बड़ा हमला कर दिया। भगदड़ के माहौल में डैनी लगातार उसे समझाता रहा और सोलोमन कांपते हुए सहयोग के लिए राजी हो गया। अब सरकारी सेनाएं विद्रोहियों से टकरा चुकी थीं और उन्हें आम नागरिकों की जान की कोई परवाह नहीं थी। सौभाग्य से डैनी एक अनुभवी भाड़े का सैनिक था। वह सोलोमन को गोलियों की बारिश से निकालकर एक अपेक्षाकृत सुरक्षित खंडहर तक ले आया। रात के अंधेरे में दोनों शहर के एकमात्र बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचे, लेकिन वहां 3 विद्रोही सैनिक पहरा दे रहे थे, इसलिए बचने के लिए खतरा उठाना पड़ा। डैनी ने सोलोमन से कहा कि वह विद्रोही सैनिक बनने का नाटक करे और खुद कैदी बन गया। जैसे ही दुश्मन निश्चिंत हुआ, डैनी ने तुरंत बंदूक निकालकर पहरेदारों को गोली मार दी। फिर उसने स्नाइपर राइफल उठाकर दूर भागते विद्रोही को भी ढेर कर दिया। यह दृश्य देखकर सोलोमन को उसकी निर्दयता का अंदाजा हो गया। इसके बाद दोनों शरणार्थियों के एक समूह में शामिल होकर सरकार के अधीन शरणार्थी शिविर पहुंच गए। यहाँ डैनी की मुलाकात एक रिपोर्टर से हुई, जिसके जरिए उसने दोबारा मैडी को ढूंढ लिया। मिलते ही डैनी ने कहा कि मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी पहचान का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र के डाटाबेस तक पहुंच बनानी होगी, ताकि सोलोमन के परिवार का पता चल सके। डैनी जानता था कि गुलाबी हीरा पाने के लिए पहले सोलोमन को साथ रखना जरूरी है और इसका एकमात्र तरीका यही है कि उसके परिवार को ढूंढने में मदद की जाए। हालांकि मैडी समझती थी कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और यह भी जानती थी कि सोलोमन का हीरे से गहरा रिश्ता है, क्योंकि सिर्फ फायदा सोचने वाला आदमी
किसी काले मछुआरे की मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक न्यायप्रिय रिपोर्टर होने के नाते जब बात जान बचाने की हो तो उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की। बहुत जल्द मैडी ने सोलोमन के परिवार का पता लगा लिया। वे पड़ोसी देश गिनी के एक शरणार्थी शिविर में थे, लेकिन जब वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे तो देखा कि उस शिविर में शरणार्थियों की संख्या हद से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। परिवार के लोगों को ढूंढना सच में आसान नहीं था। सौभाग्य से भगवान ने इस मजबूर इंसान पर अभी भी दया की हुई थी। सोलोमन ने जल्दी ही अपनी पत्नी और बेटी के चेहरे पहचान ली, लेकिन उसका बेटा दियाह विद्रोहियों के हाथ लग चुका था। ये बात सोलोमन को अंदर से तोड़ गई, क्योंकि वह अपनी आंखों से देख चुका था कि बच्चों को सैनिक बनाकर कितनी बेरहमी से इस्तेमाल किया जाता है, और वह जानता था कि विद्रोही दियाह को भी ऐसा ही कातिल बना देंगे, और उसका यह डर सच साबित हुआ। उस समय दियाह एक आंख वाले कमांडर की ट्रेनिंग में एक हत्या की मशीन बन चुका था। जब वह गांव वालों को मारता तो उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती और वह हमेशा सबसे आगे रहता। हालात और भी खराब तब हुए जब सरकार ने यह घोषणा कर दी कि युद्ध खत्म होने तक सोलोमन की पत्नी और बच्चों को घर वापस नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें डर था कि शरणार्थी विद्रोहियों में शामिल हो सकते हैं। खाली हाथ सोलोमन एक बेजान शरीर की तरह हो गया। वह हर दिन बेदिली से अपने बेटे का नाम दोहराता रहता था। दूसरी तरफ डैनी को सिर्फ हीरे की चिंता थी। जब उसे पता चला कि सोलोमन ने गुलाबी हीरा कहाँ दफन किया है तो उसने पूरी तवज्जो उसे निकालने पर लगा दी, लेकिन वह इलाका जटिल था और कई गुटों के कब्जे में था। इसलिए एकमात्र रास्ता यही था कि मैडी की टीम में घुसकर अंदर जाया जाए। इसी दौरान मैडी खुद भी गहरी उलझन में थी। एक प्रतिष्ठित संस्था से स्नातक होने के बावजूद जो न्यूयॉर्क में आरामदायक जिंदगी जी सकती थी, उसके दिल में दुनिया की नाइंसाफी खत्म करने का जुनून था। लेकिन उसकी लिखावट और तस्वीरें चाहे जितनी भी प्रभावशाली हों, वे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंखों में आंसू ही ला सकती थी। अफ्रीका के दर्द को बदल नहीं सकती थी। वह अब सिर्फ लिखना नहीं चाहती थी, बल्कि खून से सने हीरों के पीछे छिपे असली अपराधियों को ठोस सबूतों के साथ बेनकाब करना चाहती थी। शायद मैडी के जज्बे से प्रभावित होकर, या शायद सिर्फ गुलाबी हीरा पाने के लिए, डैनी ने उसे ब्लड डायमंड के पूरे नेटवर्क की सच्चाई बता दी। वे हीरे पड़ोसी देशों में तस्करी किए जाते, वहां खरीदार उन्हें दलालों के हवाले करते और दलाल रिश्वत देकर कागजात बनवाते कि ये हीरे स्थानीय खदानों से निकले हैं, और इस तरह उन्हें कानूनी तौर पर निर्यात कर दिया जाता। इस पूरे सिस्टम के पीछे असली आदमी केप था, जो एक तरफ हीरों को जमा करके सप्लाई कंट्रोल करता और कीमतें ऊंची रखता था, और दूसरी तरफ युद्ध को जारी रखता था ताकि विद्रोहियों के हीरे सीधे बाजार में न पहुंच सके। ये सब बताने के बाद डैनी ने वादा किया कि वह सीधे सबूत भी देगा, लेकिन शर्त यह थी कि पहले उसे गुलाबी हीरा मिले, वरना यह राज खुलते ही वह मारा जाएगा। इस तरह दोनों के बीच सहयोग तय हो गया। डैनी और सोलोमन ने कर्मचारियों का भेष बदलकर मैडी की टीम में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उनके काफिले पर अचानक विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस संकट में दयालु सोलोमन ने एक बच्चे की जान बचाई, लेकिन बस में जगह न होने की वजह से उन्हें एक छोटे ट्रक में सवार होना पड़ा। हैरान करने वाली बात यह थी कि यही मुसीबत उनके लिए राहत बन गई, क्योंकि विद्रोहियों ने बस में सवार सभी लोगों को मार डाला, जबकि ये लोग ट्रक लेकर जंगल की तरफ भाग निकले। मगर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि आगे स्थानीय गुरिल्ला लड़ाके मिल गए। सौभाग्य से वे अंधाधुंध हत्या करने के आदी नहीं थे। इशारों और मैडी की फोटोग्राफी देखने के बाद उन लोगों ने तुरंत अपना शक दूर कर लिया और तीनों को छिपने के लिए एक गुप्त हवेली में ले गए। युद्ध से तबाह अफ्रीका के मुकाबले में यह जगह सच में धरती पर जन्नत जैसी लगती थी। यहाँ मौजूद सभी बच्चे वही थे जिन्हें कभी विद्रोहियों ने पकड़कर जबरन बाल सैनिक बना दिया था, लेकिन प्यार और सावधानी से दी गई शिक्षा की वजह से वे फिर से अपनी मासूमियत और निश्चिंत बचपन की ओर लौट आए थे। यह सब उस हवेली के मालिक की वजह से संभव हो पाया था। उसका मानना था कि इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई की कोई साफ सीमा नहीं होती, और यहाँ तक कि सबसे क्रूर अपराधी भी अगर एक पल के लिए अच्छा काम कर ले तो वह जिंदगी को मायनेदार बना सकता है। डैनी ने ये बातें सुनी और गहरी सोच में डूब गया। शाम को बच्चों की गायकी और पाम वाइन के असर में डैनी ने पहली बार मैडी के सामने अपना दिल खोल दिया। सच ये था कि डैनी अफ्रीका में पैदा हुआ एक गोरा आदमी था। जब वह सिर्फ 9 साल का था, उसकी माँ की हत्या कर दी गई और उसके पिता का सिर काट दिया गया। इस तरह युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया था। 19 साल की उम्र में वह कर्नल के साथ एक भाड़े का सैनिक बन गया और कई सालों तक काले लोगों से लड़ता रहा, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि यह सब न तो शांति के लिए था और न ही नस्लीय नफरत खत्म करने के लिए, बल्कि सिर्फ पैसे और फायदे के लिए था। इसके बाद उसने अकेले काम करने का फैसला किया और एक स्वार्थी तस्कर बन गया। अब वह सिर्फ एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता था और गुलाबी हीरा अफ्रीका छोड़ने का उसका टिकट था। डैनी के चेहरे पर उभरता दुख देखकर
मैडी ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल से दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ गए। अगले दिन हवेली का मालिक तीनों को उनकी मंजिल की ओर ले चला, लेकिन रास्ते में उनका सामना विद्रोहियों की बाल सेना से हो गया। अपनी नरमी की वजह से उसने सोचा कि वह बातों से उन्हें मना लेगा, लेकिन सामने वाले बेहद निर्दयी और भावनाहीन निकले। उन्होंने उसकी नसीहतों का जवाब गोलियों से दिया। डैनी ने तुरंत बंदूक निकालकर उन्हें डराया। बच्चों के घबरा जाने का फायदा उठाकर उसने गाड़ी तेज की और वहां से निकल गया। उसी समय पास ही कर्नल का कैंप था। गंभीर रूप से घायल हवेली के मालिक को बचाने के लिए डैनी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह कैंप की ओर मुड़ गया। अच्छी खबर यह थी कि हवेली के मालिक के बचने की उम्मीद थी और मैडी शरणार्थियों के साथ सुरक्षित जगह जा सकती थी। लेकिन बुरी खबर यह थी कि उसी समय कर्नल अपनी पूरी सेना के साथ कूनो जाने की तैयारी कर रहा था और उसने डैनी को भी साथ चलने का आदेश दिया ताकि गुलाबी हीरा ढूंढा जा सके। डैनी अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इतनी बड़ी सेना के साथ गया तो शायद उसके हाथ एक कण के बराबर हीरा भी नहीं आएगा। इसलिए जैसे ही वह तंबू से बाहर निकला, उसने मैडी से मदद मांगी कि हथियारों के गोदाम के पास मौजूद पहरेदारों को किसी तरह हटा दे ताकि वह अंदर घुसकर हथियार चुरा सके और सोलोमन को अपने साथ ले जा सके। यह सुनते ही मैडी समझ गई कि डैनी क्या करना चाहता है और यह सफर न जाने से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन आंसू भरी आंखों के साथ उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डैनी ने अपने पास मौजूद सारे सबूत मैडी को सौंप दिए ताकि अगर वह सच में कूनों में मारा जाए तो मैडी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। बाद में मैडी की मदद से डैनी ने सफलतापूर्वक हथियार हासिल कर लिए और दोनों जुदा होने के लिए तैयार हो गए। सच यह था कि इतनी मुश्किलें झेलने और दिल से की गई बातों के बाद दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा हो चुके थे, लेकिन यह जुदाई शायद हमेशा के लिए थी। इस धरती पर मोहब्बत के अलावा भी दोनों के अपने रास्ते थे जिन पर उन्हें चलना था और अपनी अपनी तकदीर को स्वीकार करना था। रवाना होने से पहले मैडी ने यादगार के तौर पर सिर्फ एक फोटो ही नहीं ली, बल्कि खुद आगे बढ़कर डैनी को अपने ऑफिस का नंबर, घर का नंबर और मोबाइल नंबर भी दे दिया। पहले हमेशा लोग उसके पीछे आते थे, लेकिन इस बार वह खुद पहल करने को तैयार थी। जुदा होने के बाद दोनों अपनी अपनी किस्मत की तरफ निकल पड़े। रास्ते में डैनी और सोलोमन ने गुलाबी हीरे के बारे में विस्तार से बात की। जब सोलोमन को पता चला कि हीरा कम से कम 100 कैरेट का है तो उसके भारी कदम अनजाने में हल्के हो गए, जैसे हीरा और आजादी दोनों उसके सामने हो। लेकिन उसी रात फिर एक हादसा हो गया। जब एक विद्रोही सैनिकों की गाड़ी जोर से गुजरी तो सोलोमन ने उसमें अपने बेटे डियाओ को देख लिया। बेटे को ढूंढने की बेचैनी में उसके मुंह से आवाज निकल गई और दोनों लगभग विद्रोहियों के हाथों मारे ही गए। मौत से बचने के बाद डैनी का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने यहाँ तक कि चाकू निकालकर सोलोमन को धमकी दी कि अगर तुमने फिर गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन सोलोमन के दिल में गुलाबी हीरा उसके बेटे के बराबर भी कीमती नहीं था, इसलिए धमकी के बावजूद वह पहले अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। इसी बात पर दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। हाथापाई तक बात पहुंच गई, लेकिन सोलोमन अपने फैसले पर डटा रहा और मजबूरन डैनी को मानना पड़ा। शाम होते होते दोनों चुपचाप विद्रोहियों के कैंप तक पहुंच गए, लेकिन वहां डियाओ का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। पहले वे ज्यादातर हीरों की बात किया करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें करने लगे और धीरे धीरे सच में एक दूसरे के सामने खुल गए। डैनी ने यहाँ तक कह दिया कि वह डियाओ को हर हाल में बचाएगा। कई दिन और रातें छोटे छोटे रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार वे उस खदान तक पहुंच गए जहां गुलाबी हीरा दफन था, लेकिन वह जगह कड़ी निगरानी मेन थी और अंदर जाना नामुमकिन था। मजबूरी में डैनी को एक खतरनाक जुआ खेलना पड़ा। उसने कर्नल को उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भेजे और भारी फायर पावर इस्तेमाल करने को कहा ताकि रास्ता साफ हो सके। डैनी जानता था कि यह कदम बेहद खतरनाक है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि दोनों पक्षों की लड़ाई का फायदा उठाकर वे चुपके से हीरे की जगह तक पहुंचे, उसे खोद कर निकालें और मौका मिलते ही भाग निकलें। लेकिन यह सुनकर सोलोमन को कुछ गलत लगने लगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा अंदर ही मौजूद है और जैसे ही फायरिंग शुरू होगी उसकी जान जा सकती है। इसलिए रात के अंधेरे में जब डैनी गहरी नींद में था, सोलोमन चुपके से दुश्मन के इलाके में घुस गया और अपने बेटे को ढूंढ लिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसका बेटा न सिर्फ उसे पहचानेगा नहीं, बल्कि उसे गद्दार समझकर पकड़ भी लेगा। उसी वक्त सोलोमन के गायब होने का पता चलते ही डैनी भी उसके पीछे पहुंच गया, लेकिन उस हालात में वह सिर्फ मौके का इंतजार कर सकता था। अगली सुबह तड़के घायल विद्रोही कमांडर सामने आया। सोलोमन को देखकर वह खुश हो गया और कुल्हाड़ी दिखाकर गुलाबी हीरा मांगने लगा। वह कमांडर उस हीरे का इतना लालची इसलिए था क्योंकि वह भी डैनी की तरह उस पैसे के सहारे यहाँ से भाग जाना चाहता था। ये जमीन पर जहन्नम जैसा
मंजर था। खतरे का सामना करते हुए सोलोमन लगभग हथियार डालने ही वाला था, जबकि साइयों में छुपा डैनी ऐसा बेचैन था जैसे आग में जल रहा हो। उसे डर था कि गुलाबी हीरा उससे एक कदम पहले छीन लिया जाएगा। तभी सही वक्त पर कर्नल का हेलीकॉप्टर दिखाई दे गया। गोलियों और बमों की बरसात में विद्रोही तुरंत बिखर गए। हालात चाहे कितने ही अफरा तफरी वाले क्यों न हो, डैनी का दिमाग पूरी तरह साफ था। वह जानता था कि उसे दिया की हिफाजत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे सोलोमन को गुलाबी हीरे की छुपी हुई जगह बताने पर मजबूर किया जा सकता था। इसी वजह से अपनी जान के खतरे के बावजूद उसने दिया को बचा लिया। दूसरी तरफ सोलोमन को आखिरकार बदला लेने का मौका मिल गया। उसने लोहे की रॉड से एक आंख वाले कमांडर का सिर कुचल दिया। जबरदस्त फायर पावर की ताकत के आगे विद्रोहियों को बहुत जल्दी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इस वक्त सबकी नजरें फिर से सोलोमन पर टिक गईं। सोलोमन भी जानता था कि गुलाबी हीरे की जगह ही उसकी जान बचाने का आखिरी सहारा है, इसलिए वह चुप रहा। तब कर्नल ने कहा कि अगर डैनी उसे बोलने पर मजबूर कर दे तो वह 60-40 की हिस्सेदारी मान लेगा, वरना दोनों को मरना पड़ेगा। तभी डैनी ने दिया को एक तरफ खींच लिया। उसकी कमजोरी फिर से उसके खिलाफ इस्तेमाल होने पर सोलोमन के पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद सब लोग दफनाने वाली जगह पर पहुंचे। वह जगह पहले ही विद्रोहियों द्वारा खोदी और तबाह की जा चुकी थी, इसलिए सोलोमन को जबरदस्ती खुदाई जारी रखनी पड़ी। उस पल डैनी और सोलोमन दोनों अच्छी तरह समझ चुके थे कि जैसे ही हीरा बाहर निकलेगा उनकी जानें पक्के खतरे में होंगी। डैनी ने अचानक पास खड़े आदमी से सिगरेट मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे सोलोमन का डैनी पर भरोसा और बढ़ गया। वह उसके साथ सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गया ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। इसीलिए उसने नाटक किया कि उसे हीरा मिल गया है। डैनी ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत एक सैनिक को मार गिराया और सोलोमन ने भी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपने पास खड़े कर्नल पर हमला कर दिया। डैनी तेजी से जंगल में छिप गया, फिर अचानक लौट कर आया और कर्नल को खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद सोलोमन ने सच में हीरा खोद कर निकाल लिया, लेकिन हाल की लड़ाई में बदकिस्मती से डैनी के पेट में गोली लग चुकी थी। तभी अचानक दिया बंदूक लेकर उनका रास्ता रोक लेता है। सोलोमन ने हर जज्बाती बात इस्तेमाल की तो उसका बेटा, जिसका जमीर अभी पूरी तरह मरा नहीं था, होश में आ गया। लेकिन जैसे ही बाप बेटे की मुलाकात पूरी हुई, तीनों पर हमला हो गया और उन्हें जल्दी जल्दी भागना पड़ा। रास्ते में डैनी ने हीरा वापस मांगा और पहले ही अपने साथी से संपर्क करके उन्हें लेने के लिए विमान भेजने को कह दिया। लेकिन लैंडिंग पॉइंट सामने पहाड़ की चोटी पर था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ी रास्ते तय करने थे। डैनी की हांफती सांसें सुनकर सोलोमन ने उसे रुककर आराम करने की सलाह दी, लेकिन दुश्मन किसी भी वक्त पहुंच सकता था, इसलिए वे वक्त के खिलाफ दौड़ रहे थे। ढलान का आधा रास्ता तय करने के बाद ही डैनी में और ताकत नहीं बची। तब सोलोमन ने फैसला करते हुए उसे उठा लिया और आगे बढ़ता रहा। मगर थोड़ी ही देर बाद डैनी पूरी तरह टूट चुका था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए उसने वह हल्का गुलाबी पत्थर निकाल लिया। यही वह चीज थी जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी, लेकिन अब उसे इस्तेमाल करने का कोई मौका बाकी नहीं। हालांकि वह इस उसूल को समझता था कि इंसान दौलत के लिए मर जाता है और कामयाबी बिल्कुल उसकी मुट्ठी में थी, फिर भी उसके दिल में थोड़ा सा पछतावा था। लेकिन आखिरकार उसने वह पत्थर सोलोमन को सौंपने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उसने सोलोमन को मैडी का बिजनेस कार्ड भी दिया और कहा कि राजधानी पहुंचते ही मदद के लिए उसे फोन करना। इसके अलावा उसने सोलोमन को एक बंदूक दी और खास तौर पर चेतावनी दी कि अपने साथी पर भरोसा मत करना। उसी वक्त दुश्मन वहां आ पहुंचा। सोलोमन को भागने का वक्त दिलाने के लिए डैनी ने अकेले ही बंदूक संभाली और जवाबी लड़ाई शुरू कर दी। जब उसने सोलोमन और उसके बेटे को दूर जाते देखा, तभी वह रुका और राहत की सांस ली। फिर उसने अपने सैटेलाइट फोन से मैडी को कॉल किया और कहा कि हर हाल में सोलोमन और उसके बेटे को सुरक्षित ले जाना। शुरुआत में कॉल मिलते ही मैडी बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरी तरफ से आती भारी और तेज सांसों को सुनकर उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसका दिल बैठ गया। उसी समय साथी का हेलीकॉप्टर डैनी के सिर के ऊपर से गड़गड़ाता हुआ गुजरा, मगर अब उसे कोई पछतावा नहीं था। वह बस आह भरता रहा और बोला कि यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, काश तुम भी यहाँ होती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने उसे पूरी सच्ची कहानी बता दी थी ताकि वह बाद में अपने लेख आजादी से लिख सके। इस वक्त मैडी भी डैनी की बातों का मतलब समझ गई। वह रोते हुए बोली कि काश मैं तुम्हारे साथ होती, मगर डैनी ने कहा कि सब ठीक है, वह बिल्कुल वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था। फोन रखने के बाद डैनी ने अपने पास पड़ी खून से सनी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, जैसे कर्नल के शब्दों की तस्दीक कर रहा हो कि यही उसकी तकदीर थी। उसने पूरी कोशिश की थी बच निकलने की, लेकिन आखिरकार वह यहीं पैदा हुआ और यहीं मर गया। सुनहरी ढलती शाम में डैनी ने सुकून से आंखें बंद कर लीं
और इस अंधेरी जमीन पर सबसे चमकती हुई सफेद लकीर बन गया। कुछ समय बाद सोलोमन मैडी की मदद से गुलाबी हीरा लंदन ले गया और मैडी के सावधानी भरे इंतजाम के तहत हीरे की मोनोपोली के बड़े अधिकारियों से एक व्यापारिक समझौता हुआ, जिसकी शर्त उसके परिवार को ढूंढने में मदद करना थी। इस तरह सोलोमन का परिवार आखिरकार फिर से एक हो गया और इस पूरे सौदे को मैडी ने पूरी तरह रिकॉर्ड किया। इसके बाद मैडी ने अपने पास मौजूद सबूतों के आधार पर ब्लड डायमंड के कारोबार के पीछे छुपे काले राज दुनिया के सामने रखे। सोलोमन भी गवाह बनकर सामने आया और पूरी दुनिया को अफ्रीका में हुई खून से भरी कहानियां सुनाई। अंत में मई 2003 में 40 देशों ने किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम पर दस्तखत किए। तय हुआ कि जो भी हीरा कानूनी तौर पर खदान से निकाला जाए उसे सुरक्षित कंटेनर में बंद करके किम्बरली सर्टिफिकेट के साथ ही निर्यात किया जाएगा, वरना अज्ञात स्रोत के सारे हीरे प्रतिबंधित होंगे। असल में हीरे सिर्फ साधारण पारदर्शी पत्थर होते हैं, लेकिन इंसानी लालच और मटीरियल चीजों की दौड़ ने उन्हें पवित्रता, शराफत बल्कि दौलत और ताकत की निशानी बना दिया। ज्यादा मुनाफे की चाह में इंसानी फितरत की बुराई बार बार सामने आती है, जिससे शोषण और खून खराबा पैदा होता है। भले ही अंतरराष्ट्रीय समझौते गैर कानूनी हीरे के कारोबार को धीमा कर दें या खत्म कर दें, लेकिन इंसानी लालच को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। लोगों को किसी गुनाह से जुड़ी चीज न खरीदने की सलाह भी इसे नहीं रोक सकती, क्योंकि ख्वाहिश नाम का जहरीला सांप अब भी इंसान के दिल में छुपा बैठा है। जो तसल्ली हीरे से नहीं मिलती वह किसी और रास्ते से जरूर निकलती है, चाहे वह दूसरी लग्जरी चीजें हों या कोई और गैर अखलाकी हरकत। इसलिए हमें किसी ऐसी मटीरियल चीज का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं जिसमें खुद कोई अच्छाई या बुराई नहीं है, बल्कि हमें अपने और दुनिया के रिश्ते को समझने, अपनी ख्वाहिशों, अपनी मुनाफिकत और अपने जमीर के साथ सुलह करने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज खून से सनी हुई है वह कभी हीरा नहीं बल्कि इंसानी लालच और बेलगाम इच्छाएं हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।